नेक्स्ट देखिए क्लास 11 आपका क्या टॉपिक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या आया था, थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम रह गई थी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बड़ा एप्लीकेबल रहा, यानी हाइड्रोजन के लिए, या हम कह दें He+ के लिए या Li2+ के लिए, उस केस में ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसका सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या था, हम आपको समझा रहे हैं। यू हैव बुक्स, यू कैन राइट द पॉस्टुलेट फ्रॉम द बुक, बट समझना आसान है। क्या कहा था इसने कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और उसका उसने नाम दिया था कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको उसने किससे डिनोट किया, के से। सेकेंड ऑर्बिट है दैट हैव बीन डिनोटेड बाई एल। थर्ड ऑर्बिट है दैट हैव बीन डिनोटेड बाई एम। फोर्थ ऑर्बिट वाज डिनोटेड बाई एन। फिफ्थ वाज डिनोटेड बाई एन। हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं और वो अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं। ये ऑर्बिट्स कैसे हैं, स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व करते रहते हैं। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, मीन्स जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जो उसकी एनर्जी है वही उसकी एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, पूरे सर्कुलर ऑर्बिट में मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी नहीं मिलेगा। यानी only electron is present in the orbit in its circular path, not the spaces between the two orbits। समझ में आ गई। हम कह रहे हैं n 1 है तो उसके लिए हम n को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k से। 2 है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, l से। ये ऑर्बिट थर्ड है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, m से। फोर्थ है तो कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, n से। फिफ्थ है तो कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, o से। क्लियर। दूसरी बात क्या कहती थी कि जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे दिया जाता था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। व्हाट डज दिस मीन्स कि ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है। जब वो मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर m की बात करें तो m हम क्या कह देंगे, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v की बात करें तो हम क्या कह देंगे, इट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r की बात करें तो हम क्या कह देंगे, इट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सिमिलरली n यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, n इज इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, इट कुड बी 1 2 3 4 5, बट n कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, नेवर बी फ्रैक्शनल। इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। 1.5 2.6 कुछ भी ऐसा नहीं होगा, एक फुल वैल्यू होगी। h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है अपॉन 2π। व्हाट डज दिस मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि जो एनर्जी है वो कैसी रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है, और जो वेरिएशन है एनर्जी का डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू। और हम क्या कहते हैं, E2 माइनस E1। E2 क्या हो गया, फाइनल, और E1 क्या हो गया, इनिशियल। क्योंकि हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं, सपोज वो फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको हमने एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा, हायर ऑर्बिट में आ सकता है। किस पे जाता है, डिपेंड करता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स हायर ऑर्बिट, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, व्हाट इट विल डू, इट विल रिलीज द एनर्जी। तो ये बात ध्यान रखना कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc/λ। म्यू यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, और c हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। हम अगर कह रहे हैं वो E1 से E2 पे जा रहा है, E1 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। E2 का मतलब क्या है, जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये बहुत हल्के से समझने की कोशिश करना कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वही उसको एनर्जी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे सेटल्ड है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। जब भी E1 से इलेक्ट्रॉन E2 पे जाएगा तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। आ रही बात समझ में। और जब वो E2 से या E3 से
E1 पे आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा होगा, एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, या हम कह दें इवॉल्व कर रहा होगा। E1 पे आ रहा होगा, एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो। आ रही है बात समझ में कि नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर हम कह रहे हैं E1 तो हमारा ये लोअर एनर्जी लेवल है, और E2 हमारा क्या है, हायर। तो लोअर से हायर जाने के समय वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर आने के समय एनर्जी को इवॉल्व करेगा। क्लियर? जब भी हम इसको एनर्जी देंगे ये शूट अप कर जाएगा अपने ऊपर ऑर्बिटल में, और फिर उसके बाद ये उसको रिलीज करता हुआ लोअर ऑर्बिट में आएगा। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे एटम में थी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है इसकी, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2। बेसिकली ये मॉडल क्या बताता हमें कि हमने अभी एक बात डिस्कस की कि जो एनर्जी थी, वेलोसिटी थी, वो कैसी थी, क्वांटाइज्ड थी। अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों चीजें कैसी हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, इट इज फिक्स्ड फॉर ए फिक्स्ड ऑन, इट इज हैविंग अ सर्टेन डेफिनेट वैल्यू, वो वैल्यू फिक्स है, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात क्या थी बोर मॉडल की, कि सबसे पहली चीज ये क्या एक्सप्लेन कर देता था हमें, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर देता था। इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और एनर्जी को हम निकाल सकते थे, एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। इसमें हम बात कर रहे हैं, H में बात कर रहे हैं, He+ में बात कर रहे हैं, Li2+ में बात कर रहे हैं, इन्हीं तरीके के, यानी वो एलिमेंट जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला होता था, 2π² m⁴ Z² अपॉन n² H²। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, वैल्यू हमने नेगेटिव रखी है। हमेशा एनर्जी कैसे होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे जब हम बात करते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू क्यों असाइन करते हैं, कि वो जिस ऑर्बिट में उसकी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, और ना वो बढ़ रही है ना घट रही है, वो एनर्जी वहाँ पे स्टेबलाइज्ड है। बट क्योंकि वो किसी ऑर्बिट में है, तो किस वजह से उस ऑर्बिट में स्टेबल है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्शन विच हैव बीन पोज्ड टू इट बाय द न्यूक्लियर। जो भी प्रोटॉन हमारे सेंटर पे है, वो उस पर क्या अट्रैक्शन डाल रहे हैं, उसकी वजह से। तो एक जनरल कंसेप्ट ये है कि उसकी एनर्जी वहां से क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि उसको एक अट्रैक्टिव पुल मिल रहा है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग विद ए नेगेटिव साइन। इसमें अगर हम बात करें तो m हमारा क्या हो जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। n हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, आपको पता है, इट कुड बी 1 2 3। H हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। हाइड्रोजन है तो कोई इशू नहीं है, Z हमारा 1 रहेगा, ये क्या है हमारा वैसे एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम जूल पर एटम में इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आती है, 2.18 इंटू 10⁻⁻⁻18। वैल्यू एक बार कंफर्म करते चलना, अपॉन n²। ये किस में आ रही है, जूल पर एटम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की अगर हम बात करें। और यही कितनी हो जाती है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कितनी हो जाती है, 1312 Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। वैल्यू कितने रहेगी, नेगेटिव। ये हमारी बात हो गई किसकी, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर? सिमिलरली देख लीजिए, जब रेडियस की हम बात करते हैं तो रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या निकल आएगा, r अगर हम निकाल रहे हैं nth ऑर्बिट का, इट विल बी इक्वल टू n² h² 4π² me² z।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई जेड। ये किस में आ रहा है, मीटर्स में। ये क्या आ गया, रेडियस। एन क्या है आपका, नंबर है, एक इंटीजर वैल्यू है, इट कुड बी 1 2 3। जब आप इसकी बात करोगे कि एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई जेड। हाइड्रोजन के केस में जेड को 1 ही लेना है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 52.9 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई जेड। ये पिकोमीटर में इसकी रीडिंग आ गई। तो हम ये बात कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के केस में जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। क्लियर। हाइड्रोजन एटम के केस में फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना निकल के आ रहा है, 52.9 पिकोमीटर।